नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोग SCERT की बुक हमारा पर्यावरण का अध्ययन कर रहे थे। चैप्टर 6 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 7, जो कि है वन एवं वन्यजीव। और ये पूरा चैप्टर जो है हमारी यूपी टेट के सिलेबस में एज ए टॉपिक शामिल किया गया है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले इस पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि वन किसे कहते हैं। तो वन के बारे में जानने के लिए सबसे पहले यदि आप इस पूरी कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया गया है जहाँ सघन रूप से बड़े क्षेत्र में पेड़ पौधे और अन्य वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उसे वन कहते हैं। वन में विविध प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। वन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। वन जीवधारियों के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि हमें शुद्ध वायु एवं जल वनों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। मानव आदिकाल से ही अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों पर निर्भर था और आज भी निर्भर है। भोजन के लिए फल एवं सब्जियां जो है वनों से प्राप्त होते रहते हैं। ये तो इसकी भूमिका थी। आगे जो बात है यहाँ पे है कि वन से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग डिटेल में देखते हैं तो वनों से हमें कागज़, दिया सलाई, रेशम, रबर आदि उद्योगों के लिए कच्चा माल तथा इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। इमारती लकड़ियाँ क्या होती हैं कि जो हमारे मकान बनाने के लिए जितनी भी लकड़ी की वस्तुएं उसमें प्रयोग में लाई जाती हैं, उन सभी लकड़ियों को इमारती लकड़ियाँ कहा जाते हैं। जनरली ये शीशम, साखू, सागौन, आम, नीम या देवदार आदि की होती हैं। ठीक है, इन लकड़ियों का प्रयोग फर्नीचर जैसे कि कुर्सी, मेज, पलंग आदि बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त फल, फूल, जड़ी बूटियाँ, गोंद, रबड़, छाल, लाख आदि प्राप्त होती हैं। लाख से जो है चूड़ियाँ और आभूषण तथा सजावटी वस्तुएं तथा रबड़ से टायर, खिलौने, अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। वन तेज वर्षा में मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं तथा पेड़ पौधे पानी के वेग को भी कम करते हैं तथा वायु की तीव्र गति को भी कम करते हैं। इससे मिट्टी का कटाव कम होता है। तो यहाँ पे जनरली इस पूरे टॉपिक में ये बताया गया है कि जो है वन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है और इनके होने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अगर कटाव ना रोक पाया गया तो उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, तब पेड़ पौधे व घास तथा झाड़ियाँ नहीं उग पाती हैं। वन जहां आर्थिक रूप से लाभकारी होते हैं, वहीं पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी सहायक होते हैं। ठीक है, अभी आगे यहाँ पे देखेंगे कि वनों में बहुत से पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहते हैं, जैसे कि गौरैया, तोते, चील, कबूतर आदि। अनेक जानवर जैसे शेर, चीता, हाथी, बाघ, तेंदुआ, हिरन, सियार आदि झाड़ियों या गुफाओं में रहते हैं। ये जानवर वन रक्षक माने जाते हैं। इन जानवरों के डर से वन की हानि पहुँचाने वाले लोग वन में नहीं जाते हैं। तो ये छोटी सी एक भूमिका थी इस चैप्टर को समझाने के लिए। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो आगे आता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कुछ कि चित्र देखकर आप बताएं कि हमारे वन जो है हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। तो इसमें फिगर में दिया गया है, यहाँ पे कुछ इमारती लकड़ियाँ दिखाई गई हैं। इमारती लकड़ियाँ जो है हमसे प्राप्त होती हैं। कुछ हमें जो है फल या भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। आगे जो है वन हमारे लिए उत्पादक का कार्य भी करते हैं। हमें वन से औषधियाँ भी मिलती हैं। यहाँ पे दिया गया है वन से हमें उद्योगों के लिए कच्चा माल भी मिलता है। और यहाँ पे वन्य जीव के बारे में दिया गया है। आगे जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है कि वनों को लोग जो है प्राकृतिक औषधालय भी कहते हैं। वनों से बहुत सी जड़ी बूटियाँ तथा औषधियाँ के रूप में मिलती हैं। कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं, कुछ वनों के जो है पार्ट से मेडिसिन्स भी बनाई जाती हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि पौधे का नाम, उपयोगी भाग और औषधियों के गुण। ठीक है, तो ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है नीम के बारे में। ठीक है, पौधे का नाम क्या है? नीम। अब नीम की पत्ती का उपयोग किया जाता है और क्या किया जाता है? रक्त शोधक के रूप में। ठीक है, किस औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है? रक्त शोधक के रूप में। एक यहाँ पे है इसबगोल बीज। इसबगोल बीज ये जी आप नहीं देखे हैं तो हमें आपको यहाँ पे साइड में दिखा देते हैं। ये बीज हैं और इस टाइप के इसके फल होते हैं जिनसे ये प्राप्त होता है। और इस बीज को जो है चूर्ण बना के उसका पाउडर बनाकर जो है कब्ज या पेचिस के रूप इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यदि पूछा जाता है तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला है सिनकोना। सिनकोना की छाल का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिनकोना की जो है ये आप फिगर में भी देख सकते हैं। सिनकोना की जो है छाल का प्रयोग किया जाता है मलेरिया की दवा के रूप में।
या मलेरिया के इलाज के लिए। ठीक है, तो ये प्रश्न बनता है कि सिनकोना के किस पार्ट का जो है यूज किया जाता है मलेरिया की दवा बनाने में, तो सिनकोना की छाल का यूज किया जाता है। छाल का मतलब ऊपर का जो तना होता है उसकी छाल निकाल के। ठीक है, अगला है जामुन। जामुन के क्या होते हैं, बीजों का चूर्ण, यानी जामुन के जो बीज होते हैं उनको सुखाकर उसका पीस कर पाउडर बना लिया जाता है और उसको डायबिटीज की इलाज में जो है प्रयोग में लाया जाता है। अगला है यूकेलिप्टस। अब यूकेलिप्टस का प्रयोग जो होता है, इसको तेल बनाया जाता है, उसका तेल जो है जुखाम की औषधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अगला है मुलेठी। यहाँ पे देखेंगे ये मुलेठी है, और मुलेठी की जो है जड़ और तना दोनों को जो है इसका गले की खराश को जो दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी पौधे के नाम दिए गए हैं उनकी उपयोगी भाग और कौन सी रोग के इलाज के लिए जो है ये लाभकारी होते हैं, इस चार्ट को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बनते हैं जिनमें से इसबगोल बीज, सिनकोना और जो है मुलेठी, ये 3 जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इनको ज़रूर याद रखेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं कि पृथ्वी पर निवास करने वाले लाखों जीव जंतुओं का आश्रय स्थल व आवास घास व वन होते हैं। जैसे से मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया तो केवल घास के मैदान ही नष्ट नहीं हुए बल्कि वनों का भी विनाश हुआ। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं के घर उजड़ गए। इसी प्रकार उद्योगों की स्थापना हुई, रेलवे का निर्माण या सड़क निर्माण आदि के परिणामस्वरूप मानव ने अपने लिए अच्छी आवास और सुविधाएं, सुख, वैभव आदि तो प्राप्त कर लिया, लेकिन इसके बदले में न जाने कितने जीव जंतुओं ने अपने आवास खो दिए। ठीक है, तो वनों का जो है धीरे धीरे विनाश होता गया और इसका कारण यहाँ पे दिया गया है कि वह जैसे जैसे मानव ने प्रगति की, उद्योग धंधों की स्थापना हुई, रेलवे का निर्माण हुआ, सड़क निर्माण कार्य हुए, तो इन सब की वजह से जो है धीरे धीरे वनों का और जो घास के मैदान थे उनका जो है विनाश होता चला गया और उसमें पाए जाने वाले जो जीव जंतु थे वो बेघर हो गए। अब यहाँ पे जो है दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़िए। इसमें लिखा गया है कि वन्य जीवों की अधिकाधिक मांग एवं उनके अवैध शिकार ने वन्य जीवों को नष्ट कर दिया। ठीक है, इनमें प्रमुख रूप से शेर, हाथी, बाघ, हिरन, घोड़ा, चीता आदि का बड़े पैमाने पर शिकार किया जाने लगा। इस प्रकार वन्य जीवों की अनेक प्रजातियां संकटग्रस्त हो गईं। यानी कि कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनको संकटग्रस्त की सूची में रखा गया है, यानी कि जो अब वनों में बहुत कम मात्रा में दिखाई देती हैं। इन्हीं कारणों से वन्य जीवों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। पशु पक्षियों में कुछ प्रजातियां तो पूरी तरह विलुप्त या खत्म हो चुकी हैं, जिन्हें विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पे 2 कैटेगरियाँ बनती हैं वन्य जीवों की। एक होती है विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी, जो अब पहले पाए जाते थे लेकिन अब नहीं पाए जाते, जैसे कि डायनासोर और मेमथ। ठीक है, बाकी और एक कैटेगरी बनती है जो होती है संकटग्रस्त, यानी कि अब जो है पाए तो जाते हैं लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम है, भविष्य में इनके जो है विलुप्त होने के चांस हैं। इसलिए इनको बचाए रखने के लिए, इनकी प्रजाति को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न जो है वन अभ्यारण्य केंद्रों की स्थापना भी की गई है और इनके जो है वन्य जीव संरक्षण अभियान भी चलाए जाते हैं, जिनको हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखे हैं कि जबकि कुछ प्रजातियाँ खत्म होने के कगार पर हैं, जैसे कि बाघ, गिद्ध आदि, जिनके संकटग्रस्त प्रजातियाँ कहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाता है, जैसे पूछ लिया जाता है कि बाघ जो है ये किस कैटेगरी में रखा गया है, संकटग्रस्त में है, विलुप्त में है कि अति संकटग्रस्त में है। ठीक है, तो इसको जो है वहाँ पे ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना रहता है। तो ये संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, कौन से विलुप्त में आते हैं, इसको ध्यान देना है। आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं एवं संरक्षण हेतु विशिष्ट योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। इसके अंतर्गत भारत के विभिन्न स्थानों पर वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए हैं। भारत के प्रमुख राज्यों के वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पे जो है क्लास 6 की जो SCERT की बुक है, जो कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में चलाई जाती है, यहाँ पे कुछ 8-10 वन अभ्यारण्य जो है दिए गए हैं। ये इम्पॉर्टेंट हैं और इसमें से आने के चांस ज़्यादा हैं आपके टेट या सुपर टेट के एग्जाम में, तो इनको तो एकदम से रट लीजिए। ठीक है, एक तरफ चार्ट में दिया गया है वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान और दूसरी तरफ दिया गया है स्थान। अब यहाँ पे दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है और
जो है एक होता है पक्षी विहार और एक होता है वन्यजीव विहार। ये सब अगर अंतर आपको जानना है तो हमने पहले इस पे एक अच्छी सी वीडियो बना रखी है कि उत्तर प्रदेश के वन अभयारण्य और पक्षी अभयारण्य, और उसमें हमने इनमें डिटेल में अध्ययन भी, इनका अंतर भी बताया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख के इनके अंतर को समझ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है वन्यजीव अभयारण्य में जो है सबसे पहले है पेरियार अभयारण्य। अब ये पेरियार अभयारण्य कहाँ पे है? ये केरल राज्य में है। हमारे एग्जाम में यही पूछा जाता है ज़्यादातर, या तो एक प्रश्न और अभयारण्य से बनते हैं कि कौन सा अभयारण्य किस जीव के संरक्षण के लिए स्पेशली स्थापित किया गया है, लेकिन उसके चांसेस थोड़ा कम रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चांस है आने की वो है कि कौन सा अभयारण्य किस राज्य में है। तो ये पेरियार अभयारण्य जो है ये केरल में है। अगला है चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये पहले वाराणसी में आता था, बनारस में आता था, लेकिन अब ये चंदौली का पार्ट हो गया है, चंद्रप्रभा अभयारण्य। अगला है मानस। मानस जो है अभयारण्य कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, ये जो है असम राज्य में पड़ता है। अगला है जल्दापारा अभयारण्य। जल्दापारा अभयारण्य है पश्चिम बंगाल में। अगला है कान्हा अभयारण्य एवं बांधवगढ़। दो हैं, कान्हा और बांधवगढ़, ये दोनों मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश भी कहा जाता है, बाघ का प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है टेट में, तो इसको भी कहीं आप नोट कर लीजिएगा। जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य और बांधवगढ़, ये दोनों मध्य प्रदेश में है। अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, अगला है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, जिम कार्बेट या कार्बेट। ठीक है, अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इम्पॉर्टेंट है, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, दो जिलों में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में है। तो यूपी टेट का यदि आपको एग्जाम देना है तो यूपी में जितने अभयारण्य या वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान है, इनको जरूर आपको याद रखना है। ठीक है, तो चंद्रप्रभा यहाँ पे है और ये दुधवा। अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात में है और ये शेरों के लिए फेमस है। ठीक है, एशियाई जो शेर पाए जाते हैं जिनको बब्बर शेर कहा जाता है, उनके संरक्षण के लिए स्पेशली स्थापित किया गया है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में है। अगला है केवलादेव एवं सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये दो हैं और दोनों राजस्थान में है। ठीक है, केवलादेव और सरिस्का। तो यहाँ पे केवलादेव जो भरतपुर के पास है और सरिस्का जो है अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, राजस्थान में। ठीक है, तो जिलों के नाम आपको याद नहीं रखने हैं, प्रदेश के नाम तो आपको पता ही होने चाहिए। अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में भी दो हो गए, नंदा देवी और जो है कार्बेट, जिसे हम लोग जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। अगला है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये है जम्मू कश्मीर में। सलीम अली कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और अंत में जो दिया गया है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ये है ललितपुर में। ठीक है, तो इतने जो हैं यहाँ पे इस बुक में दिए गए हैं, बाकी इसके अलावा भी तो कुछ हैं, लेकिन तो जो इस बुक में दिए गए हैं वो तो आपको 100% याद रहने चाहिए, क्योंकि इनसे पूछने के चांस ज़्यादा हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में प्राकृतिक एवं वन्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों के रूप में सुरक्षित किया गया है। उद्यान क्षेत्रों में कटाई, चराई तथा आवास को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाती, जबकि अभयारण्य में स्थानीय निवासियों के लिए जंगली उत्पाद एकत्र करने, वृक्षों तथा घास की सीमित कटाई व जमीन का निजी स्वरूप बना रहने देने की बात की छूट दी जाती है। तो यहाँ पे अंतर बताने का प्रयास किया गया है, जो हम आपको बता रहे थे कि हमने आपको पहले ही वीडियो बना दी है। यदि आपको डिटेल में देखना है तो अंतर आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस पैराग्राफ में यही दिया गया है कि प्राकृतिक एवं वन्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के रूप में सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में अंतर बताया गया है कि जो उद्यान होते हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, उसमें कटाई, चराई, आवास को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाती। यानी उस एरिया में जितना एरिया आरक्षित कर दिया जाता है, रिजर्व कर दिया जाता है, उसमें आप तो ना तो जंगल की लकड़ियां काट सकते हैं, ना अपने पशुओं को चरा सकते हैं, ना तो वहाँ पे आप कोई अपना आवास बना सकते हैं। जबकि जो अभयारण्य होते हैं, इनका जो रिजर्व एरिया होता है, उसमें जो वहाँ के स्थानीय निवासी होते हैं वो जंगली उत्पाद यानी कि सूखी लकड़ियों को काटने या बटोरने के लिए जा सकते हैं, वृक्षों तथा घासों की कटाई भी कर सकते हैं,
ज़मीन का निजी स्वरूप भी, यदि किसी की ज़मीन भी उस क्षेत्र में आ रही है तो उसमें अपनी खेती का कार्य भी वो कर सकता है, ये छूट होती है। ठीक है, ये अंतर होता है उसमें। अब आगे यहाँ पे देखते हैं कि वन्य जीवों के संरक्षण संबंधी कुछ कार्यक्रम चलाए गए हैं सरकार द्वारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। सबसे पहला है कि लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र जो है ये उत्तर प्रदेश में है, कुकरेल वन। ठीक है, कुकरेल वन पूछा जाता है कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1984-85 में की गई थी। तो ये यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले तो कुकरेल वन जो है परियोजना किस जो है ज़िले में स्थापित की गई है उत्तर प्रदेश के, तो लखनऊ में है। और ये जो है किस लिए स्थापित की गई, तो लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र है, और ये 1984-85 में स्थापित की गई थी। अगला है कि राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार योजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जो मगर व घड़ियाल के संरक्षण हेतु शुरू की गई है। तो ये कौन सी योजना है, जो घड़ियालों के संरक्षण के लिए है, और 3 राज्यों ने मिलकर इसकी शुरू की है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान है, और ये है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार योजना। अगला है घड़ियाल प्रजनन केंद्र 2 हैं उत्तर प्रदेश में, और वो कौन कौन से हैं। पहला तो है कुकरेल वन जो कि लखनऊ में है, जो हमने यहाँ पे बताया था, और दूसरा है करतनिया घाट वन्यजीव विहार जो कि है बहराइच में। ठीक है, तो जो अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा था वन्यजीव विहार वन अभ्यारण्य की जो सूची, उसमें एक और नोट कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में है करतनिया घाट वन्यजीव विहार, ये कहाँ पे है, बहराइच जिले में है। अगला है प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। इस प्रोजेक्ट के तहत हाथियों के संरक्षण पर विशेष जो है ध्यान दिया गया था, और इसकी शुरुआत हाथियों को संरक्षित करने के लिए किया गया था। ये 1992 से शुरू की गई थी, यही एग्जाम में पूछा जाता है। और भारत सरकार द्वारा कुछ राज्यों में यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य भी शामिल था। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत जो है किस वर्ष से की गई थी, तो 1992 से। एक और यहाँ पे पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, बाघों के संरक्षण के लिए जो है कब ये योजना शुरू की गई थी प्रोजेक्ट टाइगर, तो 1973 से शुरू की गई थी। इसमें नहीं दिया है बुक में, याद आ गया तो आपको बता देते हैं, उसको कहीं नोट कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से शुरू किया गया था, और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 से। आगे कुछ परियोजनाएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एलिफेंट रिजर्व, ठीक है, एलिफेंट रिजर्व में देखेंगे कहाँ कहाँ पे है, बिजनौर और सहारनपुर जिलों में वन्य क्षेत्र में निर्माणाधीन है। ठीक है, अगला है इटावा में फिशर वन में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र तथा लायन सफारी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ये प्रश्न यूपी लेवल के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि लायन सफारी जो है, लायन सफारी पार्क किस जो है डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश में, तो इटावा में है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला है भारत का पहला नाइट सफारी पार्क, ये भी जो है कहाँ पे निर्माणाधीन है, ग्रेटर नोएडा। वास्तव में ये बन चुका है, तो ये कहाँ का है, भारत का पहला है नाइट सफारी पार्क जो कि ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है। अगला है इको डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका उद्देश्य क्या है कि संरक्षित क्षेत्रों, वन क्षेत्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों में वन उपज का विकास करना है। ठीक है, यह एक प्रकार का प्रोग्राम चलाया गया है, और इसका उद्देश्य क्या है यहाँ पे दिया गया है। आगे कुछ जो है सामाजिक वानिकी योजनाएं जो है चलाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसको भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो ऑपरेशन ग्रीन योजना है सबसे पहले, ये है प्रदेश में वृक्षारोपण के प्रोत्साहन एवं संवर्धन के लिए 1 जुलाई 2001 से प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि हरित क्षेत्रों का विस्तार एवं वनों या उद्यानों का उन्नयन करना, ठीक है, या उनको बढ़ावा देना। तो यहाँ पे क्या है कि ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत कब की गई, तो यहाँ पे देखेंगे 1 जुलाई 2001 से की गई थी। अगला है वन महोत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। वन महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी, 1952 से ही की गई थी, बहुत पहले से शुरुआत कर दी गई थी। और देश के साथ साथ प्रदेश में यह जो है 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसको वन सप्ताह भी कहा जाता है। ठीक है, तो वन महोत्सव की शुरुआत 1952 से की गई थी, और इसके तहत जो है प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन सप्ताह मनाया जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना। यह परियोजना कब शुरू की गई थी, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह विश्व बैंक की सहायता से 19 मार्च 1998 से शुरू की गई थी। 1998 से यह परियोजना शुरू हुई थी, उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना। इसके तहत जो है
क्या किया जाता है कि वृक्ष लगाए जाते हैं। ठीक है, बहुत भारी संख्या में जो है एक ही दिन जो है पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाता है। अब यहाँ पे एक लाइन जो है रेड कलर से लिखी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे है कि हमारे जीवन में वनों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे ये लाइन है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि हमारे जीवन में वनों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। ये दिवस के रूप में एग्जाम में खूब पूछा जाता है, तो इसको भी यहाँ पे नोट कर लेंगे। आगे यहाँ पे ये पैराग्राफ दिया है, लास्ट है, इसको भी पढ़ लेते हैं कि धरती को हरा भरा बनाए रखना पर्यावरण संतुलन के लिए सबसे आवश्यक है। हमें इस दिशा में सार्थक प्रयास करने चाहिए। हमें हरे वृक्षों की कटाई स्वयं नहीं करनी चाहिए तथा जहाँ तक हो सके दूसरों को ऐसा करने से रोकना चाहिए। आवश्यक हो तो संबंधित क्षेत्रों में वन दरोगा या जिला अधिकारी कार्यालय को सूचित करना चाहिए। हम अपनी आवश्यकता के लिए पेड़ काटते हैं तो हमें अधिक से अधिक पौधे अवश्य लगाने चाहिए। जलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। साथ ही साथ हमें जानवरों के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। संभव हो सके तो उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। यदि हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारा पर्यावरण संतुलित रहेगा और हम भविष्य में सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है कुछ अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं वनों से संबंधित। यदि आप जो अभी तक आपने इस चैप्टर में पढ़ा है उसको अगर आप रिकॉल करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि हमें याद हुआ कि नहीं, तो आप इस प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करिएगा। आगे यहाँ पे जो है कुछ जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए प्रश्न है, इनको हम लोग देख लेते हैं कि वनों से हमें उद्योगों के लिए क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे है कच्चा माल प्राप्त होता है। अभी तक आपने जो पढ़ा वहाँ से आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों के लिए क्या होते हैं, उनके प्राकृतिक आवास होते हैं या उनके निवास स्थान होते हैं। अगला है वन को प्राकृतिक क्या कहा जाता है, संसाधन कहते हैं। ठीक है, वन क्या है, हमारे प्राकृतिक संसाधन है। अगला है कि यहाँ पे है 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व वन दिवस मनाया जाता है। अगला है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पे है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला है कुकरेल वन कहाँ पे है, लखनऊ में स्थित है। तो इस प्रकार से यदि आप इन अभ्यास प्रश्नों को करते हैं तो आपने अभी तक जो पढ़ा है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे निश्चित तौर पे कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। और यहाँ पे सही गलत का भी है, इसको भी आप अपनी तरफ से सॉल्व करने का प्रयास करिए कि आपने अभी तक जो पढ़ा उसमें से आप कितना सही और कितना गलत इसमें से करते हैं। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बुक है SCERT की हमारा पर्यावरण, इस बुक में कंप्लीट जो है 12 या 13 चैप्टर हैं, इन सब को हम एक एक करके आपको पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे, क्योंकि ये पूरी की पूरी बुक जो है आपकी UP टेट और सुपर टेट के सिलेबस से मैच करती है।